नमस्कार। बजट 2019 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। डीडी न्यूज़ पर खास सीरीज में मैं अजय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। बजट जहां एक और देश की उम्मीदों का पिटारा होता है, वहीं सरकार की आर्थिक नीतियों का आईना भी। अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। इस सीरीज में हम अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स की बजट से उम्मीदों पर बात करेंगे। साथ ही साथ बीते 1 साल में सरकार का काम कहां तक पहुंचा, इसकी विवेचना भी होगी। और आज चर्चा होगी वित्तीय समावेशन की योजनाओं पर। इस प्रोग्राम में हम सभी का साथ देने के लिए 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर चरण सिंह, जो कि CEO हैं ईग्रो फाउंडेशन के, वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चरण साहब वक्त निकालने के लिए। और प्रणव भाटिया जी, जो कि फाउंडर है स्टीरिंग माइंड्स के, आपका भी धन्यवाद। स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में आपसे बात करेंगे और देश के हर आम और खास को कैसे संगठित वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए, कैसे सामाजिक सुरक्षा को समाज के हर हिस्से तक पहुंचाया जाए, और जो अपने दिमाग का, अपनी ऊर्जा का, अपने अनुभव का इस्तेमाल समाज की समस्याओं का हल खोजने में लगाएंगे, ऐसे स्टार्टअप कंपनियों को और ऐसे लोगों को कैसे व्यवस्था मदद कर सकती है, चर्चा आज इसी पर करेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। देश में अर्थव्यवस्था की गाड़ी के पहियों को चलाने के लिए हर सेक्टर को जरूरत होती है फाइनेंस यानी पूंजी की, और बजट की कोशिश होती है सरकार अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर को समय पर उचित वित्त की व्यवस्था कर पाए। उद्यमियों को वित्त मुहैया कराने के लिए बजट में मुद्रा और स्टैंड अप जैसी योजनाओं के साथ साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मजबूत करने की दिशा में कदम देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में रोजगार की समस्या को हल करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि जो सेक्टर्स रोजगार सृजन में सबसे ज्यादा मदद करते हैं, उन्हें सरकार की ओर से मदद की जाए। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए सस्ते कर्ज के साथ साथ कई योजनाओं के जरिए की जाने वाली मदद इस दिशा में अहम कदम है। मुद्रा योजना के तहत दिसंबर 2018 तक करीब 13 करोड़ लोगों को योजना का लाभ मिला है। इनमें से 74% फंडिंग महिलाओं को हुई है, जो वित्तीय समावेशन का एक अनूठा उदाहरण है। वित्त मंत्रालय के डेटा के मुताबिक 2016 से 2018 के बीच 11,000 करोड़ के मुद्रा लोन की वापसी में दिक्कत आ रही है, जो कुल मुद्रा लोन का करीब 3.5% है। अप्रैल 2015 में लॉन्च होने के बाद 2016-17 में 1.8 लाख करोड़ रुपए के मुद्रा लोन दिए गए। साल 2017-18 में मुद्रा लोन बढ़कर 2.53 लाख करोड़ हो गया। सरकार इस बात को बेहतर समझती है कि अगर भारत का विकास करना है तो करीब 11 करोड़ छोटे उद्यमियों को सहारा देने के अलावा कोई और ठोस विकल्प नहीं है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना भी सरकार की प्राथमिकता है। बीते 5 सालों में 7,500 से ज्यादा कंपनियां नई तकनीक पर अपने हाथ आजमाते नजर आ रहे हैं। इन नई तकनीक में इंडस्ट्री 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। डिजिटल इंडिया के विस्तार ने भी देश में ई-कॉमर्स और इंटरनेट सुविधाओं के जरिए मुश्किलों का हल निकालने में मदद की है और कई मामलों में ये उद्यमिता को भी मदद करता नजर आया है। भारत की कंपनियों को ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए बजट में R&D को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट की उम्मीद है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को एंजल टैक्स जैसी व्यवस्थाओं पर भी बजट में पारदर्शी प्रावधान की आशा है। कुल मिलाकर दुनिया भर के विशेषज्ञ बजट में अर्थव्यवस्था के हर आयाम को वक्त पर वित्त मुहैया हो सके, इसके लिए क्या प्रावधान किए जाएं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बजट डेस्क, डीडी न्यूज़, दिल्ली। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर चरण सिंह, आप ही से शुरू करते हैं। ये कहा जाता है कि देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है, और बजट हमें बताता है कि हमारी आर्थिक नीतियाँ क्या होंगी। आपने देखा जनधन, मुद्रा जैसी योजनाएं हमें वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखी जा सकती हैं। भविष्य क्या है, और कदम क्या हो सकते हैं, कैसे इसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाए? तो ये जो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना थी, ये तो काफ़ी अच्छी कामयाब योजना हुई है। 33 करोड़ अकाउंट खुल गए इतने छोटे टाइम में, उसमें काफ़ी धनराशि भी आ गई है। अभी कोशिशें करने के आगे बढ़े। तो इसमें पीछे जब 2014 में जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी अगस्त में, तो उस टाइम पे ये सिर्फ था कि अकाउंट खोलना है। उसके बाद अभी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स तो बहुत कम हो गए, हर अकाउंट में कुछ पैसा आना शुरू हो गया है। फिर प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद कुछ और योजनाएं अनाउंस की, जिनमें उन्होंने सोशल सिक्योरिटी वगैरह ऐड कर दिया, इंश्योरेंस किया, एंड अटल पेंशन को उसके साथ जोड़ दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक और MSME की योजना अनाउंस की थी। उसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास अकाउंट्स हैं उनको ये MSME के एडवांटेजेस मिल जाएंगे। तो उसका ये लाभ हुआ कि जो लोग अभी अकाउंट नहीं खोल रहे थे, उन्होंने भी वो अकाउंट खोलने शुरू कर दिए। तो जनधन योजना के नीचे जहां अकाउंट खुले
बैलेंसेस बढ़ गए और भी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई। आपकी रिपोर्ट ने अभी कुछ आंकड़े दिए जिसपे उन्होंने ये कहा कि मुद्रा योजना जो उसी के साथ जुड़ी हुई है, अकाउंट्स खुल रहे हैं, मुद्रा योजना के अंदर कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो नॉन परफॉर्मिंग हो रहे हैं। मेरी राय में वो बहुत थोड़ा अमाउंट है। पहली बात, मुद्रा योजना उन लोगों तक जा रही है जो बहुत ही छोटे काम कर रहे हैं। 10 लाख की ऊपर की सीमा होती है, 50,000 तक पहला लोन होता है, शिशु लोन, फिर 5 लाख होता है, फिर 10 लाख तक होता है। तो वो जो लोन है बहुत जो लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं उनके पास जा रहा है। और कई बार उनके पास एक ऐसी मुसीबत आ जाती है, ये नहीं कि उनकी नीयत ख़राब होती है, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि समझिए कि कोई सब्जी वाला है, अब सब्जी उस दिन नहीं बिकी, बारिश आ गई या आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो लोन नहीं दे पा रहा है, अपनी किश्त वापस नहीं दे पा रहा है, तो सहज ही वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। पर अगर आप देखें कॉरपोरेट सेक्टर के साथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कंपैरिजन करें तो मुद्रा लोन में बहुत कम है। आपकी रिपोर्ट ने एक और अच्छी बात कही कि ज़्यादातर ये मुद्रा लोन फीमेल्स को गए, औरतों को गए हैं। और हमने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में भी यही पाया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी यही पाया है कि जहाँ पर औरतें आगे आ जाती हैं वहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फेलियर ऑफ द स्कीम के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वही चीज़ मुद्रा लोन में दिख रही है। तो अनुशासन जो है वो और भी आगे बढ़ेगा। इस वित्तीय अनुशासन या फिर कहें वित्तीय समावेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन स्टार्टअप पर एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। प्रणव, आप क्या समझ पा रहे हैं इकोसिस्टम में? अभी हाल में ही हमने देखा कुछ टैक्सेस को लेकर के कुछ लोगों ने कहा कि पारदर्शिता नहीं है, मुश्किल आ रही है। उसको लेकर के क्या कुछ उम्मीदें आप लोगों की बन रही है कि बजट में कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं? देखिए, हम ज़रूर चाह रहे हैं कि बजट में कुछ ऐसा सा सिस्टम निकल के आए जिससे एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर हो इस कंट्री में। ऑब्वियसली हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, बट थोड़ा सा अगर स्टार्टअप्स को बेनिफिट दिया जाए टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले भी बेनिफिट्स अनाउंस किए गए हैं, बट जो लोगों ने अप्लाई किया उन बेनिफिट्स के लिए शायद उतने लोग अभी ले नहीं पाए हैं। तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बेनिफिट्स और लोग, एक है कि स्कीम अनाउंस की जाएगी, दूसरा है कि ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो पाएंगे और उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो दोनों ही पॉइंट्स पे मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बजट में अच्छा निकल के। लेकिन अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप देखें 2-3 सालों में जब से ये स्टार्टअप इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ है, आपको लगता है कि जो स्टार्टअप हैं वो ज़मीन पर काम कर रहे हैं और जो रोज़गार की जो समस्या है या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो दिशा है उसमें कुछ चीज़ें वाकई निकल कर आ रही हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम भारत में है? थोड़ा सा वो समझाएं। नहीं, बिल्कुल। स्टार्टअप्स एक ऐसा एक एरिया है जो एक कंट्री के पूरे ग्रोथ को आगे लेके जाता है। कहने का मतलब है कि एक स्टार्टअप से ही एक बड़ा कंपनी जनरेट होता है और एक बड़ी कंपनी से रोज़गार आता है। तो आज के टाइम पे जो बड़ी कंपनियां हैं, एक टाइम पे वो भी कई स्टार्टअप्स थे। आज हम कहते हैं Naukri.com, मिल्कमेट्रिप, वो एक टाइम पे आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हज़ारों करोड़ के उनके टर्नओवर्स हैं, लेकिन एक टाइम पे वो सब स्टार्टअप्स थे। तो एक स्टार्टअप को जब हम एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देते हैं, वो अपने आइडिया को सामने लेके आता है। वो आइडिया जब मार्केट में बड़ा होता है तो वो आइडिया फिर कितने ही हज़ारों रोज़गार क्रिएट करता है, और वो रोज़गार जब क्रिएट होगा इस देश के अंदर, people would become job creators, then this country would rise। एक टाइम पे यूएस के बाद यूके आता था, फिर इंडिया आता था। अब इंडिया सेकंड बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हो गया है। हम सिलिकॉन वैली इकोसिस्टम से बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम कहेंगे कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, राइट। तो वो अच्छा लगता है जब हम इंटरैक्ट करते हैं देश विदेश में, और इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम पे नज़र पूरी दुनिया की है आज। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो जो बजट और वित्तीय जो अनुशासन के साथ साथ वित्तीय समावेशन यानी जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो तो देश की जो आर्थिक नीतियाँ हैं और जो मॉनेटरी पॉलिसी उसको प्रभावित करता ही है। किस तरह से जो वित्तीय समावेशन है वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, देश की व्यवस्थाओं को, उस पर हम चर्चा करेंगे और क्या कुछ और ज़्यादा किए जाने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। अरे कैलाश, क्या हुआ? कैसे परेशान हो? अब क्या बताऊं दीदी, ये बाबा जी के ब्लड प्रेशर ने तो हालत खराब कर दी। अब रोज छाती में तेज दर्द होता है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इलाज होगा शहर में, और शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती कराना पड़ेगा। तो चले जाओ शहर, इसमें परेशान क्यों होते हो? और तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? शहर जाकर अस्पताल में भर्ती कराकर ऑपरेशन कराने का मतलब समझती हो दीदी? खर्चा बहुत होगा। अरे आप तो जानते हैं आजकल मेरा हाथ भी तंग चल रहा है, कहाँ से लाऊंगा 5 लाख रुपए? खर्च की चिंता तुम क्यों करते हो?
ये गोल्डन कार्ड है ना। पर दीदी इस कार्ड से हमारा क्या भला होने वाला? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने तुम्हारे जैसे साधारण और प्रदेश के सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरू की है। इसमें प्रति वर्ष अधिकतम 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होगा, जिसमें कैंसर, हृदय रोग समेत 1350 बीमारियों के इलाज की सुविधा का खर्च सरकार उठाती है। उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमजोर और मजबूत सभी वर्गों के 23 लाख परिवार इस अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन दीदी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे और रुपया भी बाद में मिलेगा, मैं इलाज कैसे कराऊंगा? भुला नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो ये कैशलेस स्कीम है, मतलब ये कि बस तुम पापा का ऑपरेशन कराओ, बाकी सब त्रिवेंद्र सरकार पर छोड़ दो। मतलब ये कि प्राइवेट या सरकारी अस्पताल के बिल का भुगतान तुम्हें नहीं करना होगा, बस ये कार्ड दिखाओ, 5 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज कराओ। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? अब अस्पताल जाओ, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का ये कार्ड बनवाओ। तो चलो आज ही चलते हैं। आज ही सरकारी अस्पताल या कॉमन सर्विस सेंटर जाकर फ्री में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का ये कार्ड बनवाएं। इस योजना के तहत 106 सरकारी और प्रसिद्ध अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें 11 निजी अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में 1350 सामान्य और गंभीर बीमारियों का कैशलेस इलाज कराएं। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा कर तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो आजकल? तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? आज बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बंधन की ताकत से गौरव की पहचान है हम, शुद्धता के वादे से हर कदम साथ है हम। RINL वाइज़ाक स्टील। सुमन आजा ले ले चूड़ियाँ। वो क्या है ना चाची, तीसरा महीना है तो थोड़ा थोड़ा बचा रही हूँ। अरे सरकारी अस्पताल में जांच और डिलीवरी बिल्कुल मुफ्त है। सच्ची? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में माँ के लिए गर्भावस्था और डिलीवरी से जुड़ी जांच और इलाज और बच्चे के लिए 1 साल की उम्र तक जांच और इलाज की सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त। दवा, जांच, आना जाना, नॉर्मल या ऑपरेशन वाली डिलीवरी, उस वक्त अस्पताल में रहना, खाना और 1 साल तक के शिशु का इलाज भी। तो आज ही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करें। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी और आज हम चर्चा कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम और बजट से उम्मीदों की। और रिपोर्ट अच्छी है। वर्ल्ड बैंक की जो फिंडेक्स रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2011 में जहां 35% एडल्ट्स के पास अकाउंट्स थे, 2014 में ये आंकड़ा 53 तक पहुंचा और आज ये 80% तक पहुंच गया है। और आज हम अभी चाइना को एक तरह से पीछे छोड़ चुके हैं इस मामले में भी। ग्रोथ की बात तो हम लोग पहले ही चीन को पीछे कर चुके हैं। डॉक्टर चरण, अगर हम बैंकों की स्थिति देखें और थोड़ा सा उनको और मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि अगर वो मजबूत होंगे तो सारे जितने प्रोडक्टिव सेक्टर हैं उनको समय पर और जितनी वित्त चाहिए उनको मिल पाएगा। तो हमने इंद्रधनुष योजना देखी 70,000 करोड़ रुपए के एक तरह से बैंक कैपिटलाइजेशन के लिए। और क्या कर सकती है सरकार बैंकों को मजबूत करने के लिए? तो बैंक तो इस टाइम पे काफ़ी ठीक चल रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे सरकार ने भी बात की, रिजर्व बैंक के साथ भी बातचीत हुई, तो उन्होंने पूरी चीज़ को पूरा दोबारा देखा, कौन से बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के नीचे हैं, कौन से अभी बाहर आ सकते हैं, किनको रिकैपिटलाइज करके उनको मजबूत किया जा सकता है। कुछ बैंकों को तो सरकार ने मदद दी, रिकैपिटलाइज कर दिया। फिर ये भी कहा कि कुछ पैसा भी बैंक सरकार के पास पड़ा है और वो और बैंकों को भी सोच रहे हैं रिकैपिटलाइज करने के लिए। तो बैंक तो रिकैपिटलाइज हो ही रहे हैं, तो वो तो मजबूत हो ही रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अभी भी ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको ध्यान से मॉनिटर करती है। आपने देखा कि जो हम लोग
जैसे अभी बता रहे थे मेरे साथी यहाँ पे कि स्टार्टअप में काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाता है, रोज़गार शुरू हो जाता है, तो MSME भी एक वही अंग है जहाँ पे पैसा पहुँचाया जा सकता है। तो सरकार जो मुद्रा योजना के नीचे पैसा दे रही है, तीनों स्कीम्स के नीचे, शिशु और तरुण और किशोर के नीचे, वो भी एक किस्म का एक छोटा स्टार्टअप ही है। छोटे छोटे काम शुरू किए जा रहे हैं, उसमें भी बैंक अपना रोल प्ले कर ही रहे हैं। बैंक भी अपना मुद्रा लोन देते हैं और पीछे जो मुद्रा योजना की एजेंसी है वो रीफाइनेंस भी कर रही है, उसने भी काफ़ी रीफाइनेंस इसमें किया है। बैंक MSMEs को भी पैसा दे रहे हैं और पूरे जोर से दे रहे हैं। तो इसलिए जो बैंक मजबूत हैं, मुद्रा और MSME को पैसा, फाइनेंशियल इंक्लूजन दे रहे हैं, उसका भाव ये है मेरी समझ में कि वो मनी लेंडर से अपने लोगों को दूर कर रहे हैं। जब मनी लेंडर से आप आदमी को दूर करते हैं तो कैपिटल या पूंजी एक अच्छे भाव में मिल जाती है, इसलिए आप उससे व्यापार शुरू कर सकते हैं। बैंकों के पास आने का ये भी फ़ायदा है कि बैंक थोड़ी गाइडेंस भी कर देते हैं और हैंड होल्डिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी बता देते हैं कि कौन सी जगह में थोड़ा खतरा है, उस साइड मत जाइए। तो एक किस्म का ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो गांव तक फैले हुए हैं और थोड़ी गाइडेंस भी करते हैं, ये एक तरीके से रोज़गार को और ग्रोथ को काफ़ी एडवांटेज दे देते हैं। आपने देखा होगा पीछे सेक्रेटरी DFS भी कह रहे थे कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो गवर्नेंस है उसको रिविज़िट कर रहे हैं और उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे ये सारा बैंकिंग ढांचा जो देश में है एक किस्म से रिवाइव हो रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। चरण, आप ये भी मानेंगे कि जो ऑल इंडिया डेट इन्वेस्टमेंट सर्वे है 2012 का, वो कहता है कि जहाँ पहले 48% किसान मनी लेंडर्स के पास जाते थे और कभी कभी तो ब्याज दरें 100% तक होती थी उनके लिए पूरे साल के लिए, अब वो कम से कम पिछले साल हमने देखा 11 लाख करोड़ रुपए का फार्म लोन का जो टारगेट था, इस साल बढ़ने की भी उम्मीद है। किसान जो है वो एक तरह से मुख्य धारा में शामिल हो रहा है, वही फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक तरह से मकसद है। इसको और ज़्यादा डीपन कैसे किया जाए, क्योंकि थर्ड स्टेज ऑफ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है RBI का, उसके लास्ट साल में 19 में हम लोग हैं, तो आगे की जो स्ट्रेटजी है और क्या होनी चाहिए? तो मेरे मन में ये है कि, और मैं कई बार उसको कह भी चुका हूँ कि हम लोगों के पास जो स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है, बैंकिंग की स्कीम है, डिपॉजिट्स की स्कीम है, रेकरिंग डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स की सारी स्कीमें हैं, ये ज़्यादातर स्कीम्स शहरी लोगों के लिए और सैलरीड लोगों के लिए है। क्या हमने कभी ऐसी स्कीम सोची है कि जो हमारे देहात में लोग रहते हैं, यहाँ जो हमारे किसान हैं, यहाँ जो एग्रीकल्चर लेबरर और वर्कर्स हैं, वो इसलिए कह रहा हूँ लेबरर्स और वर्कर्स के कारण क्योंकि जनधन के नीचे उनके भी अकाउंट खुल गए। फिर जो आर्टिसंस हैं जो वहाँ मटके बना रहे हैं, छोटे छोटे लोहार का काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी हमने कभी कोई स्कीम सोची है? क्या हमने मुद्रा सोची है, ये नहीं कि हमने सोची नहीं है, पर उनके रीपेमेंट्स कैसे होंगे, और उनका अगर कहीं पे मुश्किल आ गई, एग्रीकल्चर क्रॉप फेल कर गया, ज़्यादा बारिश आ गई या फ्लड आ गया, तो उस टाइम पे वो क्रॉप नहीं निकला और वो पूरा इकोसिस्टम रूरल एरिया का ख़राब हो जाता है। क्या उसके लिए हमने कभी सोचा कि उस टाइम क्या स्कीम उनके लिए लागू होगी? कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हमने कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग सोची हुई है, पर एग्रीकल्चर के लिए नहीं। अब जब कभी भी एग्रीकल्चर में लोन वेवर की बात आती है, जो मोटी मोटी एक स्कीम है, तो पूरा देश नाराज हो जाता है कि क्यों जी आप लोन वेवर क्यों कर रहे हैं, उनको पहले इतनी सहूलतें हैं। और ये कभी कोई नहीं सोचता है कि फार्मर की क्रॉप इंश्योरेंस कभी हुई नहीं, ज़्यादातर नहीं हुई, मतलब ये तो इसलिए फार्मर इतना वल्नरेबल है क्लाइमेट को, और उसके लिए और कोई चारा ही नहीं है। तो इसलिए कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो हम लोगों ने सोचनी है उस एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर के लिए, कुछ आर्टिसंस के लिए, कुछ जो मुद्रा स्कीम के नीचे आ रहे हैं उनके लिए। मुद्रा में एक कंप्लेन आपने भी देखी होगी, मैं भी अखबारों में पढ़ रहा था, मुद्रा में कह रहे हैं कि जी कुछ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं जी? जो छोटे छोटे मुद्रा जिन्होंने लोन लिया था, कई बार वो मिलते ही नहीं है, उनका एड्रेस चेंज हो गया। एड्रेस चेंज होने का कोई कारण होगा ना, अदरवाइज आप देखें कि जो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 10% तक चलेगी, इनके तो अभी भी सिर्फ 3% के आसपास है। तो इसका मतलब उनकी नीयत, उनमें वो डर भय है बैंकिंग सिस्टम का। तो उनके लिए ऐसी सहूलत कि अगर किसी दिन या किसी हफ्ते कुछ सिचुएशन मार्केट की ऐसी हुई है कि वो लोन नहीं दे पा रहे, बैंकों से छुपने की जगह उनके पास कोई ऐसी स्कीम हो कि वो आके कह सकें कि सर हमारे ये मुश्किल आ गई है, इतना वक्त हमें दिया जाए, इतना वक्त दिया जाए। कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। वही बात है किशोर लोन में और वही बात है तरुण में।
तो वो स्कीम जो बफर्स हैं उनके बारे में सोचता है। एक छोटी सी और बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स में भी फॉल बैक मैकेनिज्म अभी भी नहीं है, तो उस पर भी थोड़ी विचार करनी है। जी, एक छोटा सा ब्रेक और लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये चर्चा लगातार जारी है और वित्तीय समावेशन को और ज़्यादा कैसे प्रभावी बनाया जाए और कैसे, जहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कैसे उन आर्टिसन तक पहुँचा जाए, उस गांव तक कैसे पहुँचा जाए जहाँ वाकई जो पारंपरिक कलाएँ हैं वो फिर से हो सकता है पुनर्जीवित होने की कोशिश करें। एक छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। पेट्रोलियम पदार्थ सीमित हैं और जल्द ही खत्म हो जाने वाले हैं, इसीलिए इन दुर्लभ पदार्थ को बचाना ज़रूरी है। एलपीजी बचाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। पीसीआरए द्वारा बताए गए साधारण टिप्स अपनाइए। आइए दोस्तों, हम ईंधन बचाएं और देश की प्रगति में हाथ बटाएं। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और एलपीजी बचत के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे राजेश भाई, दीपक, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, नेकी और पूछ पूछ। और सूरज भाई, आपको तो निमंत्रण मिल ही चुका है। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। प्रिया दीदी, आज आप क्या खरीद रही हो? स्नैक्स। और आप क्या पढ़ रही हो? मैं कस्टमर केयर का नंबर देखती हूँ ताकि सामान में कोई भी गड़बड़ होने पर मैं कंपनी को कॉल कर सकूँ। इसके बाद मैं पोषण से जुड़ी जानकारी देखती हूँ और मैं इसमें शामिल चीजों की लिस्ट भी जांचती हूँ। और अब तुम अपने दोस्तों को भी इस सारी जानकारी के बारे में बता सकती हो। जागो ग्राहक जागो। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी और अलग अलग सेक्टर्स की बजट से क्या कुछ उम्मीद है हम चर्चा कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स को लेकर के, जिसमें मुद्रा, स्टैंड अप, स्टार्टअप जैसे नए इकोसिस्टम की जो शुरुआत की है सरकार, उसको कैसे और मजबूत बनाया जाए, उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। मिस्टर भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम पर बात कर रहे हैं, और डॉक्टर चरण सिंह जो कि चेयरमैन भी हैं पंजाब नेशनल बैंक के और ईग्रो फाउंडेशन के CEO हैं, वो हमारे साथ लगातार बने। मिस्टर भाटिया, अगर थोड़ा सा आपसे हम ये समझना चाहें कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, एक चैलेंज भी है गवर्नमेंट के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे मदद कर सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा। क्या होता है कि आज हम लोगों को जब एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि हम लोगों के स्टूडेंट्स जब इस कॉलेज से पास होते हैं, ठीक है, तो हम उनको जॉब्स उनके लिए ढूंढते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि हम अपना 100% प्लेसमेंट दिखाएं। जी जी। लेकिन अगर हमारे स्टूडेंट्स अपना कोई स्टार्टअप चालू करते हैं और सपोज अभी 70% लोग जॉब ले रहे हैं और 30% लोग स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, अगर स्टार्टअप का परसेंटेज बढ़ जाए तो हम लोगों का 100% जो प्लेसमेंट है वो एक तरह से प्लेसमेंट वर्ड नहीं होना चाहिए, वो एक 100% उन लोगों को एक सही जगह पे उन्होंने अपना कैपेबिलिटी को यूटिलाइज किया है। तो उसी तरीके से स्टार्टअप एक इंडिविजुअल को एम्पावर करता है कि वो सिर्फ अपने आप को और अपने टैलेंट को ना यूटिलाइज करे, बट इनेबल करे अपने आप को, ताकि और बहुत लोगों को रोजगार दे पाए। बिल्कुल राइट। तो एक स्टार्टअप एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिसको अगर थोड़ा सा भी एक एनवायरनमेंट मिले तो वो आइडिया को आगे लेके जाएगा और अपने आप को तो रोज़गार देगा ही, साथ में अपने साथ और बहुत सारे लोगों को रोज़गार देके जाएगा। तो इसीलिए जो आज तक का सिर्फ फोकस रहा है सिर्फ जॉब्स पे 100% प्लेसमेंट्स और वो सब, तो सारे एक जो इंस्टीट्यूशंस हैं इस कंट्री में, अगर उनके अंदर एक स्टार्टअप एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन शुरू से दिया जाए तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक सही दिशा पे ले जा पाएंगे और सिर्फ अपने लिए नहीं, बहुत सारे और लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर पाएंगे। सो द इकोनॉमी एज सच, द इंटायर इकोनॉमी
वुड प्रॉस्पर। डॉक्टर चरण सिंह, हमने देखा जब से नई सरकार आई 2014 में ही हमने जनधन देखा, उसके बाद मुद्रा योजना लॉन्च हुई, फिर बैंकों के कैपिटलाइजेशन पे बात किया और सबसे बड़ी बात कि बैंकों को सहारा देने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेकर के आई सरकार। अब और नए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ कौन से हो सकते हैं जिस पर सरकार को इमीडिएटली काम करने की ज़रूरत है? और अगर आप कुछ राय दे पाएँ कि आरबीआई की जो पॉलिसी इमीडिएटली आफ्टर बजट होने वाली है उसके लिए क्या कुछ क्लू सरकार देगी? तो अगर आप मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा दें तो ये स्टार्टअप पे मैं एक बात कहनी चाहूँगा। मैं अभी ये विचार करीब 3 साल से कह रहा हूँ कि इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है। मैनेजर हमने खूब बना लिए और बनाए विलायती कंपनियों के लिए, गोल्डमैन सैक्स वगैरह के लिए, उन्होंने हमारे यहाँ से IIM से काफ़ी लोग लिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो मिस्टर भाटिया कह रहे हैं ये हमारे बहुत काम आएगा, हमारे जॉब्स बहुत क्रिएट हो जाएंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है बैंकिंग का, वो बहुत अहम सवाल है और उसमें पिछले 6 महीने बहुत चर्चा भी हुई है। मेरा अपना इस चीज़ पे ये विचार है कि हम लोगों ने जो बैंकिंग के नॉर्म्स बना रखे हैं और ख़ास करके जो PCA नॉर्म्स बना रखे हैं, जिससे हमने कुछ बैंकों, कुछ मतलब 11 बैंकों का गर्दन घोट के रखा हुआ था कि वो उधार ही नहीं दे पा रहे थे, वो सारे नॉर्म्स को रिविजिट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस देश में हमारे बैंक 11 बैंक हैं जिनका इतिहास 100 साल से ज़्यादा है और वो 100 साल सर्वाइव किए हैं और बहुत बहुत मुश्किलों से सर्वाइव किए हैं। उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन सर्वाइव किया है, पार्टीशन सर्वाइव किया है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सर्वाइव किया है, उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। अरे ये जो बाज़ल नॉर्म्स जो विलायती बैंकों से हमारे यहाँ आके थोप दिए गए हैं, जिन कारण हमने 11 बैंकों पे 4 साल से कहा कि आप लोन नहीं दे सकते, उन्होंने एक किस्म का फाइनेंशियल सिस्टम में पूरा टाइट कर रखा है। तो इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि अगर हम लोग बजट में सरकार यह कह सके कि हम अपने जो बाज़ल नॉर्म्स हैं उनको रिविज़िट करना चाहते हैं, इंडिया की बैंकिंग सिस्टम के लिए क्या नॉर्म्स होने चाहिए हम खुद उनको बनाना चाहते हैं, और बाज़ल नॉर्म्स के अलावा जो PCA के नॉर्म्स इतने टाइट हो गए थे वो क्या है रिलैक्स करना चाहते हैं, रिविजिट करके साइंटिफिकली स्टडी करके कि क्या हमारे बैंकों के लिए ठीक रहेगा। हमारे बैंकों की कुछ खासियत है, कुछ नॉर्थ में है, कुछ साउथ में है, रिलेशनशिप बैंकिंग भी है, तो वो सारी चीज़ को विचार करके अगर पॉलिसी में ला सके तो बहुत बड़ी बात होगी। उसमें दोनों देश की फिस्कल पॉलिसी, बजट और मॉनेटरी पॉलिसी जो आ रही दोनों जुड़ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर चरण सिंह वक्त निकालने के लिए, और भाटिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। कल हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, खास तौर पर रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी की। तो इस कार्यक्रम में बने रहिए। इसका रिपीट टेलीकास्ट आप आज रात 11 बजे और कल सुबह 10